हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम एसआरसीसी। आज है हमारा वन शॉट लेक्चर मैक्रो का पहला चैप्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का। आज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का वन शॉट करेंगे। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, प्लस ये तुम्हारी पूरी मैक्रो का एक बेस बनाता है, बिकॉज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बेस पे ही तुम्हारा नेशनल इनकम चलता है, उसको तुम पढ़ते हो। फिर नेशनल इनकम के बेस पे एडीएस पढ़ते हैं, ठीक है ना। मिस तो नहीं करना है, प्लस तुम्हारा बहुत ही इजी मार्क्स है इसमें से। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। एमसीक्यूज तो ऑब्वियसली बन ही सकते हैं, ठीक है ना, बट 3 से 4 नंबर में सीधा ही क्वेश्चन बन जाता है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एक्सप्लेन करो या एक 2 सेक्टर इकोनॉमी में एक्सप्लेन करो, जिसमें विद डायग्राम अगर आप आंसर करके आते हैं 3 to 4 मार्क्स गारंटी हो जाते हैं, ठीक है। सिंपल से चैप्टर से आप मार्क्स गारंटी करा सकते हो। जल्दी से आ जाओ, शुरू करेंगे हमारा वन शॉट लेक्चर। पर उससे पहले तुम्हें पता है ना, चैनल को सब्सक्राइब करना है। कमेंट सेक्शन में जाके तुम्हारे नाम की अटेंडेंस लगाओ, तुम्हारे नाम की प्रेजेंस लगाओ कमेंट सेक्शन में जाके, ताकि भैया सालों सालों तक ना बच्चों को पता चलना चाहिए कि ये बच्चा हमारे पास आके पढ़ा था, पूरा लेक्चर इसने सुना था, ठीक है। बाकी टेलीग्राम पे तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे, व्हाट्सएप चैनल पे तुम्हें एमसीक्यूज मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम पे हर जगह फॉलो जरूर करना है, ठीक है। तुम पास आउट हो जाओगे, उसके बाद भी भैया तुम्हें पता तो चलना चाहिए तुम्हारे टीचर क्या कर रहे हैं। फॉलो जरूर कर लेना, ठीक है। एंड आ जाओ, शुरू करते हैं हमारा आज का वन शॉट लेक्चर। शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, जो कि है डिफरेंस बिटवीन मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो देखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स आप अभी पढ़ते हो 12th क्लास में, माइक्रो इकोनॉमिक्स आप ऑलरेडी पढ़ के आए हो अपनी क्लास 11th में। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या फर्क आपको दिखने वाला है जब आप 12th से 11th में आए हो? बहुत बेसिक चीजें पढ़ेंगे। सिंपल भाषा में बोला जाए, माइक्रो इकोनॉमिक्स छोटा भाई है, मैक्रो इकोनॉमिक्स बड़ा भाई है। तो बड़ा भाई सब कुछ बड़े लेवल पे करता है, छोटा भाई सब कुछ छोटे लेवल पे करता है। छोटा भाई जो है वो इंडिविजुअल लेवल पे हर चीज को देखता है, लेकिन बड़ा भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स हर चीज को एक एग्रीगेट, एक सम टोटल, पूरे बड़े लेवल पे हर चीज को देखता है, ठीक है। तो देखो क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स एक वो वाला पार्ट है इकोनॉमिक थ्योरी का जो विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। देखो बेटा, जहां भी कोई डेफिनेशन आएगी मैं डेफिनेशन पढ़ूंगी, बट यू हैव टू प्रॉमिस मी कि यू विल ऑल्सो रीड ऑल द डेफिनेशंस विद मी, सो दैट आपको ऐसा ना लगे कि आप रिकॉर्डेड देख रहे हो, आप लाइव क्लास में बैठे हो। ऐसा फील लेने के लिए जब मैं डेफिनेशन पढ़ूं, मेरे साथ साथ पढ़ोगे, तो पढ़ो मेरे साथ। Macroeconomics is that part of economic theory which studies the behavior of aggregates of economy as a whole। पूरी इकोनॉमी को as a whole, as a single whole पढ़ने का काम कौन करता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स करता है, ठीक है। तो इधर मैक्रो इकोनॉमिक्स देखते हैं, इधर माइक्रो इकोनॉमिक्स देखते हैं, ठीक है जी। मैक्रो इकोनॉमिक्स का पर्पस क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स का पर्पस क्या है? इट डील्स विद द डिटर्मिनेशन, मेरे साथ पढ़ोगे तुम लोग, डिटर्मिनेशन ऑफ एग्रीगेट मेजर्स सच एज द टोटल आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड एग्रीगेट प्राइस लेवल। पूरे देश भर में कितना सामान प्रोड्यूस हुआ, जो कि हम जीडीपी के अंदर बताते हैं। पूरे देश भर में एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है, कितने परसेंट लोग एम्प्लॉयड हैं, कितने अनएम्प्लॉयड हैं। पूरे देश भर में एग्रीगेट लेवल पे कितना इन्फ्लेशन हो रहा है, कितना प्राइस लेवल है। पूरे देश भर की स्टडी कौन करता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स करता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का मैक्रो इकोनॉमिक्स का एम क्या होता है? इसका एम होता है कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स जो है हमारी इकोनॉमी की, उनको सॉल्व करना, उनके साथ लड़ाई करना, उनका आंसर निकालना। द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिटर्मिनेशन ऑफ लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम। इनकम एम्प्लॉयमेंट के लेवल्स को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। इनकम पूरे देश भर के लेवल की, एम्प्लॉयमेंट पूरे देश भर के लेवल की डिटरमाइन करने में हेल्प करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ऑन द अदर हैंड माइक्रो क्या है? देखो फिर से मेरे साथ पढ़ो, डील्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस एंड आउटपुट इन इंडिविजुअल फर्म और मार्केट। किसी एक फर्म ने कितना प्राइस चार्ज किया, किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का बाजार में कितना प्राइस है, किसी एक फर्म ने कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया, किसी एक प्रोडक्ट का कितना आउटपुट टोटल प्रोड्यूस हुआ, वो देखा जाता है माइक्रो में। पर मैक्रो में पूरे देश भर का देखा जाता है। माइक्रो सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ माइक्रो इको आर प्राइस डिटर्मिनेशन एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। एक पर्टिकुलर फर्म एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्राइस को डिटरमाइन करने का काम कौन करता है? माइक्रो। तो माइक्रो हमेशा प्राइस के बारे में बात करेगा, पर मैक्रो प्राइस की बात ही नहीं करेगा। मैक्रो विल टॉक अबाउट इनकम, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है जी। इसके मेन टूल्स क्या है मैक्रो के? एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। पर इसके मेन टूल्स क्या है? डिमांड एंड सप्लाई। एग्रीगेट वर्ड का ही मतलब होता है सम टोटल।
एग्रीगेट वर्ड का ही मतलब होता है टोटल। तो मैक्रो क्या कर रहा है, टोटल डिमांड टोटल सप्लाई को चेक करता है, उसके ऊपर काम करता है और एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम के लेवल को डिटरमाइन करता है। इसीलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स को बोला जाता है थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। मैक्रो को क्या बोला जाता है बेटा जी, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, इसके मेन टूल्स क्या है, इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई के बारे में पढ़ना, और ये पढ़ के ये क्या करता है, प्राइस को डिटरमाइन करता है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, थ्योरी ऑफ प्राइस बोला जाता है। ठीक हो गई बात। मैक्रो में हमेशा इनकम एम्प्लॉयमेंट की बात होती है, माइक्रो में हमेशा प्राइस की बात होती है। तो इसको थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट बोला जाता है, इसको थ्योरी ऑफ प्राइस बोला जाता है। सही हो गई बात। मैक्रो इकोनॉमिक्स ये अज्यूम करता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो भी एलिमेंट्स हैं जैसे कि प्राइस है वो कांस्टेंट है। मैक्रो इकोनॉमिक्स ये अज्यूम करता है कि प्राइस कांस्टेंट है, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला जो एलिमेंट है वो कांस्टेंट है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स ये अज्यूम करता है कि इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का लेवल कांस्टेंट है, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कांस्टेंट हैं। तो ये एक दूसरे को कांस्टेंट अज्यूम करके चलते हैं। एग्जाम्पल की तरफ देखिए तो ये एडी, ठीक है, एएस, नेशनल इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट, इन चीजों के साथ डील करता है मैक्रो इको। माइक्रो किसके साथ डील करता है, इंडिविजुअल डिमांड, पर कैपिटा इनकम, मतलब पर कैपिटा, सॉरी पर कैपिटल नहीं है, पर कैपिटा इनकम, कि एक इंसान की इनकम कितनी है, इन चीजों से डील करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है जी, चलो आगे चलिए। अगला मेरे पास आता है अब टॉपिक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जो कि हमारा मेन टॉपिक है पूरे ही चैप्टर का। तो देखो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हमें क्या कहता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हमें ये कहता है कि जो हमारी इनकम है ना वो एक सर्कल में घूमती रहती है। देखो तुम ये सोचो कि पैसा कहाँ से आता है और पैसा कहाँ जाता है। तुम सोचो तुम्हारे पास आज 1 लाख रुपए है, तुम्हारे पास 5 लाख है, 2 लाख है, वॉट एवर अमाउंट यू हैव, वो पैसा कहाँ से आया और वो पैसा कहाँ गया। पैसा कभी एक जगह रुकता नहीं है। अगर तुम्हारे पास पैसा आया है तुम क्या करोगे, ऐसा थोड़ी है कि तुम अपने सामने पैसा रखोगे और सारा दिन उसको देखते रहोगे, हाय पैसा हाय पैसा। नहीं, तुम उस पैसे को कहीं से कमा कर लेके आओगे और तुम उस पैसे को कहीं खर्च कर दोगे या उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर दोगे। पैसा कभी एक जगह रुकता नहीं है। तो टेक्निकली ना हमारे देश में होता क्या है, हमारे देश में एक बार पैसे को बनाया जाता है, मशीनों के थ्रू एक बार पैसे को प्रोड्यूस किया जाता है, उसके बाद वो पैसा जनता में बांट दिया जाता है। ठीक है, वो पैसा जनता को इनकम की फॉर्म में किसी ना किसी फॉर्म में दे दिया जाता है। अब वो पैसा ना गोल गोल घूमता रहता है, गोल गोल घूमता रहता है। जैसे मैं कह रही हूँ कि पैसा कभी एक जगह टिकता नहीं है, कि तुम सारा दिन अपने सामने थोड़ी रख के बैठोगे कि अरे पैसा है, पैसे को देखते हुए ही खाना खाऊंगा, देखते हुए ही सोऊंगा उठूंगा। नहीं, तुम कहीं से कमा कर लेकर आओगे, कमाकर जो पैसा लेकर आए हो उसको या तो कहीं खर्च कर दोगे या तो कहीं इन्वेस्ट कर दोगे। अच्छा, अगर तुमने बैंक में भी रखा है पैसा, तुम कहो मैम जी मैंने तो पैसा सारा बैंक में रखा है, क्या तुम्हें दिख रहा है, क्या तुम्हें सीसीटीवी कैमरा के अंदर दिख रहा है ये पड़ा है पैसा? नहीं ना, तुम्हें बस तुम्हारे बैंक अकाउंट में एक नंबर दिख रहा है दैट यू हैव 10 लाख रुपीज इन योर अकाउंट। तुम्हें सीसीटीवी में फुटेज नहीं दिख रही कि ये पड़ा है तुम्हारा पैसा। तुम अगर बैंक में पैसा डालते हो ना, बैंक बस तुम्हारे फोन में एक नंबर रिफ्लेक्ट कर देता है कि तुम्हारे बैंक में 10 लाख रुपए आ गए, वो कहीं लॉकर में पड़ा नहीं है तुम्हारा पैसा। बैंक उस पैसे को यूज करता है, बैंक उस पैसे से किसी दूसरे को लोन देता है, कुछ ना कुछ करता है, पर पैसा कभी खाली नहीं पड़ा रहता, पैसा लगातार घूमता रहता है। और इसी चीज को, ये जो पैसा लगातार घूमता रहता है ना, इसी चीज को बोला जाता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तुमने किसी एक को पैसा दिया, उसने कहीं आगे दिया, उसने कहीं आगे दिया, पैसा लगातार घूमता रहेगा। और हम जो है ना बस एक इल्यूजन में जी रहे हैं कि भाई मेरे पास इतना पैसा है। एक्चुअल में वो पैसा बैंक ने कहीं और यूज कर लिया, हमें तो बस एक नंबर दिख रहा है कि मेरे बैंक में 10 लाख रुपए अकाउंट में पड़े हैं। तो पैसा क्योंकि लगातार घूमता रहता है, इसी चीज को हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोलते हैं। ठीक है, इसी को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है कि पैसा यहां से आया, फिर पैसा हमारे पास आया, फिर हमने उसको आगे खर्च कर दिया। ठीक है, इसी चीज को हम 3 अलग अलग पार्ट्स में पढ़ते हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे। बेसलाइन मतलब यही है कि पैसा कभी एक जगह रुकता नहीं है, पैसा कभी एक जगह पे स्टेगनेंट नहीं रहता है, पैसा लगातार घूमता रहता है। बेसलाइन सिंपल सी बात ये है। ठीक है, तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या कहता है, इट इज अ साइकिल। ये एक साइकिल है कि पैसा पहले जनरेट होता है, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, और फिर उसको जो है पैसा जनरेट होता है, देखो जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एंड फाइनली सर्कुलेशन फ्रॉम द हाउसहोल्ड्स टू द फर्म्स इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंडिचर। यहाँ पर आप एक्सपेंडिचर को भी हाईलाइट कर लेना। तो पहले पैसा जनरेट होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूट होता है, फिर खर्च होता है। पहले जनरेट होता है,
फिर डिस्ट्रीब्यूट होता है, फिर खर्च होता है। सिंपल भाषा में बोला जाए तो आपके मम्मी पापा किसी ना किसी जगह पे काम कर रहे होंगे, किसी बिजनेस के अंडर काम कर रहे होंगे, किसी बैंक में या स्कूल में, किसी ऑफिस में काम कर रहे होंगे। तो आपके मम्मी पापा पहले जाके वहां काम करते हैं। वो जब वहां जाके काम करते हैं तो वो कंपनी पैसा कमा पाती है, क्योंकि आपके मम्मी पापा ने काम किया तो कंपनी ने पैसा कमाया। फिर कंपनी ने जो पैसा कमाया, वो जो पैसा जनरेट किया, वो कंपनी उस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कर देगी अपने एम्प्लॉयज के बीच में, यानी कि फिर कंपनी वो पैसा आपके मम्मी पापा को दे देगी एज एन इनकम। आपके मम्मी पापा उस पैसे को घर पे लेके आएंगे और आपके ऊपर वो पैसे खर्च कर देंगे, आपकी स्कूल की फीस या वॉट। तो टेक्निकली काम करके पहले पैसा हमने कमाया, फिर वो पैसा कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और फिर एम्प्लॉयज ने उस पैसे को खर्च कर दिया और फिर पैसा कहीं और आगे चला गया। अब यहाँ पे सर्कल कैसे बना? सर्कल कैसे बना? आपने जो भी पैसा खर्च किया किसी ना किसी चीज को खरीदने पे खर्च किया होगा। जो चीज आपने खरीदी वो चीज बनाई किसने? वो चीज बनाई होगी किसी ना किसी कंपनी ने। समझ रहे हो? तो जब आपने कोई चीज खरीदी तो खरीदते वक्त आपने जो पैसा दिया, आपने पैसा दिया किसी कंपनी को, और कंपनी ने ही तो पैसा जनरेट किया था सबसे पहले। समझ रहे हो? सबसे पहले देखो हो क्या रहा है, हम एक सर्कल के फॉर्म में अगर यहाँ समझे तो हो क्या रहा है ना, सबसे पहले कोई भी एक बिजनेस होगा, वो बिजनेस सबसे पहले पैसे को जनरेट करेगा। ठीक है, जिसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं? जिसको हम यहाँ बोलते हैं प्रोडक्शन फेज, जहां पर जो है प्रोडक्शन करता है। कोई भी बिजनेस कुछ सामान बनाता है और सामान को बेच के पैसा कमाता है। जो पैसा उस बिजनेस ने कमाया वो पैसा वो अपने एम्प्लॉयज को दे देगा, अपने एम्प्लॉयज को दे देगा, वो एम्प्लॉयज की इनकम हो जाएगी। ठीक है, जिसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं? इनकम फेज, या जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन फेज भी यहाँ पर बोलते हैं। एम्प्लॉयज इस इनकम को बाजार में लेकर जाएंगे, मार्केट में लेकर जाएंगे और इसको एक्सपेंडिचर कर देंगे, इसको खर्च कर देंगे। खर्च करके कुछ सामान खरीदेंगे, कोई गुड्स खरीदेंगे, सर्विसेज खरीदेंगे। खर्च करके खरीदेंगे क्या? वही तो खरीदेंगे जो ये कंपनियां बना रही हैं, वही तो खरीदेंगे जो ये कंपनियां बना रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे मम्मी पापा लक्स या फिर डव या फिर कोई भी एक ऐसी हम साबुन की, शैम्पू की कंपनी लेते हैं, उसमें मेरे मम्मी पापा काम करते हैं। लेट्स से वो क्या करते हैं? लाइफ बॉय की साबुन बनाते हैं। तो उन्होंने लाइफ बॉय की साबुन बनाई, साबुन बेच के पैसा कमाया। ठीक हो गई बात? वो जो पैसा कमाया वो हो गई उनकी इनकम। इनकम को उन्होंने बाजार में जाके खर्च किया, खर्च करके खरीदा क्या? खरीदी लाइफ बॉय की साबुन। अगर लाइफ बॉय की साबुन खरीदी तो पैसा कहाँ गया? पैसा उसी कंपनी के पास गया जहां पर हमने लाइफ बॉय की साबुन बनाई थी। सिंपल बात हो गई। या एक और एग्जांपल ले लो, अगर आपकी मम्मी आपके स्कूल में काम करती है तो आपने स्कूल में फीस दी, तो स्कूल के पास पैसा आया, स्कूल के पास पैसा आया तो उसने स्कूल ने आपकी मम्मी पापा को सैलरी दी, इनकम दी, और आपकी मम्मी ने सैलरी का क्या किया? उसी सैलरी से आप ही के स्कूल की फीस भर दी। मतलब आपने ही स्कूल को पैसा दिया फीस की फॉर्म में। फीस जब स्कूल के पास आई, स्कूल ने आपकी मम्मी को इनकम दे दी, मम्मी ने इनकम से फिर से फीस भर दी, तो पैसा वहीं घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है। वही बात है, यही चीज यहाँ पर हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में समझाते हैं। आई होप यहाँ पे तुम्हें अच्छे से डिटेल में समझ आ गया होगा कि पैसा कभी एक जगह रुकता नहीं है, पैसा कहीं जनरेट किया जाता है, फिर कंपनी अपने एम्प्लॉयज में पैसा बांट देती है, एम्प्लॉयज उस पैसे से बाजार में जाके खर्चा करते हैं और खर्च करके पैसे को वही खरीदते हैं जो इन कंपनियों ने बनाया था। ये चक्कर व्यू, इसी सर्कल को सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोला जाता है। अगर ये क्लियर हो गई तो जल्दी से देख लो यहाँ पे कि 3 फेज होते हैं। सबसे पहले प्रोडक्शन फेज होता है जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज को बनाया जाता है। बनाता कौन है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बनाते हैं। वो इसलिए बनाते हैं ताकि वो इनकम कमा सके। अब जब सामान बन गया तो सामान जब बाजार में बिकेगा तो इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इनकी इनकम मिलेगी। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से होते थे? बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी इसकी बात हम करेंगे। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मेरे होते थे हमारे लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। बेटा ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते थे। ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मदद से बिजनेस सामान बनाता है। सामान बनाने के बाद जो भी पैसा एक बिजनेस कमाता है उसको इन्हीं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। वो लैंड को उसका रेंट दे देता है, लेबर को उसकी वेजेस दे देता है, कैपिटल को उसका इंटरेस्ट दे देता है और एंटरप्रेन्योर को उसका प्रॉफिट दे देता है। फिर ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया और फिर ये लोग क्या करेंगे? हाउस होल्ड्स को अपने पैसे को खर्च कर देंगे अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। तो ये हो गया हमारा लास्ट एक्सपेंडिचर फेज। 3 फेज में सर्कुलर फ्लो हमारा जो है वो ऑपरेट करता है। ठीक है, अब आता है स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट। स्टॉक एंड फ्लो का क्या मतलब है? अगर सिंपल भाषा में बोला जाए, अगर किसी भी चीज को एट अ पॉइंट ऑफ टाइम
तुम कैलकुलेट करो तो उसको स्टॉक बोला जाएगा। अगर किसी भी चीज को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तुम कैलकुलेट करो तो उसको फ्लो बोला जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम हो गए। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जब भी आपको क्वेश्चन स्टॉक के बारे में बोलेगा, वेरी हाई चांसेस कि क्वेश्चन वहां पर आपको 90% ऑफ द टाइम एक पर्टिकुलर डेट मेंशन करके देगा। अगर एक डेट मेंशन है तो वो पक्का स्टॉक वेरिएबल है। अगर एक डेट मेंशन नहीं है या उसकी जगह एक पूरा मंथ, एक पूरा वीक, एक पूरा ईयर मेंशनड है तो वो फ्लो वेरिएबल होगा। ठीक हो गई बात। अगर मैं बोलती हूँ 31 मार्च मेंशनड है तो वो स्टॉक होगा। अगर मैं बोलती हूँ मार्च का महीना मेंशनड है तो वो फ्लो होगा। ठीक हो गई बात। तीसरी चीज, अगर कोई ऐसी चीज दे रखी है जो चेंज हो ही नहीं सकती, जो चेंज हो ही नहीं सकती तो वो स्टॉक है। ठीक है, अ लॉट ऑफ टाइम्स ऐसी चीजें दे रखी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई, डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई, क्या डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई चेंज हो सकता है? डिस्टेंस कभी चेंज नहीं हो सकता। टाइम कम या ज्यादा हो सकता है कि बाय रोड जाओगे ज्यादा टाइम लगेगा, फ्लाइट से जाओगे तो कम टाइम लगेगा, डिस्टेंस उतना ही कवर करना पड़ेगा, डिस्टेंस कभी चेंज नहीं हो सकता। तो डिस्टेंस इज ऑलवेज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। ठीक हो गई बात। तो मैंने क्या 3 चीजें बताई, पॉइंट ऑफ टाइम स्टॉक, पीरियड ऑफ टाइम फ्लो, अगर डेट मेंशनड है तो स्टॉक, अगर एक टाइम पीरियड, एक महीना, एक हफ्ता, एक साल मेंशनड है या कुछ भी मेंशनड नहीं है तो वेरी हाई चांसेस कि वो फ्लो वेरिएबल होगा। तीसरी चीज, अगर कुछ ऐसा मेंशनड है जो चेंज हो ही नहीं सकता जैसे कि डिस्टेंस, तो स्टॉक वेरिएबल की बात हो रही है। तो स्टॉक वेरिएबल, अब मेरे साथ डेफिनेशन पढ़ो जल्दी से, फिर इसको खत्म करें कॉन्सेप्ट को। स्टॉक वेरिएबल, it refers to that variable which is measured at a particular point of time। जैसे कि एक डेट दे रखी है, स्टॉक ऑफ गुड्स है, ये एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, ये कांस्टेंट रहने वाली चीज है। फ्लो वेरिएबल, इट रेफर्स टू दैट वेरिएबल which is measured over a period of time। For example, production of goods in an year, it is a dynamic concept, ये बार बार चेंज होता रहता है। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। इनकम, हमने एक साल में कितनी इनकम कमाई, एक महीने में कितनी इनकम कमाई, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं बैंक बैलेंस, क्या मैं बैंक बैलेंस एक महीने का कैलकुलेट करती हूँ या क्या मैं बोलूंगी आज मेरा बैंक बैलेंस इतना है? व्हाट मेक्स मोर सेंस, पिछले एक महीने में इतना बैंक बैलेंस था या आज इतना बैंक बैलेंस है? बैंक बैलेंस हमेशा एक डेट पे देखा जाता है, पर पिछले एक महीने में मेरे बैंक में 10 लाख रुपए जमा हुए, वो फ्लो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वो एक महीने में धीरे धीरे करके जमा हुए, तो फ्लो कॉन्सेप्ट है। पर अगर मैं बोलूं बैंक में मेरे 10 लाख रुपए पड़े हैं, तो वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे 10 लाख रुपए होंगे हमेशा, वो ऐसे पीरियड ऑफ टाइम में नहीं होंगे। ठीक है, हम अगर बात करें तो हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की जो स्टेटमेंट होती है वो हमेशा एक साल की होती है, इनकम स्टेटमेंट हमेशा एक साल की होती है, प्रोडक्शन कितनी हुई वो हमेशा एक साल की है, पर स्टॉक ऑफ गुड्स हमेशा एक पॉइंट ऑफ टाइम पे होगा, क्योंकि वो आज 10 लाख रुपए का सामान पड़ा है, कल 12 लाख का सामान पड़ा है, तो स्टॉक विल बी ऑलवेज एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। आगे चलते हैं जी। अगली चीज, मैंने टिप्स भी साथ साथ तुम्हें दी है, तुम देखो मैंने नोट्स में हर एक चीज कितने मतलब प्यार से हर एक चीज लिखी है, सो दैट कहीं से भी एक जगह से भी तुम्हें अगर कोई चीज समझ आ जाए तो मेरा काम बन जाए कि अगर स्टॉक फ्लो नहीं समझ आ रहा, कुछ ना कुछ ऐसा डाल दो कि ये पढ़ के तो समझ आ ही जाएगा बच्चे को। ठीक है, एंड तुम देखो मैंने बीच बीच में जानबूझ के कुछ चीजें हाईलाइट करी हुई हैं, सो दैट जब तुम्हें क्विक रिवीजन करनी है तुम सिर्फ उतना पढ़ के काम कर सको। जैसे यहाँ पर तुम देखो मैंने स्पेसिफिकली 3 वर्ड्स को हाईलाइट किया है, सो दैट उतना पढ़ के भी तुम्हारा काम बन जाए। ठीक है, तो क्या टिप है देखो यहाँ पे, फॉर द स्टॉक वेरिएबल आइदर अ डेट इज मेंशन, जैसा मैंने बताया, तो कोई डेट मेंशन है या कुछ ऐसा मेंशन है जो चेंज नहीं हो सकता, जैसे कि डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटीज। ठीक है, अब मैंने समझा दिया, तुम्हें याद ना रहे तो नोट्स पढ़ते हुए भी मैंने वो टिप्स लिखी हुई हैं, सो दैट तुम्हें नोट्स पढ़ते हुए भी याद रहे कि हाँ ऐसे ऐसे करना है। ठीक हो गई बात। चलो अगली चीज, रियल फ्लो वर्सेस मनी फ्लो। सिंपल भाषा में बोला जाए, अगर पैसे के फ्लो है तो मनी फ्लो है, अगर पैसा इंक्लूडेड नहीं है, अगर पैसा बीच में आ ही नहीं रहा तो उसको रियल फ्लो बोला जाएगा, बात खत्म। अगर पैसे की बात आ गई तो वो मनी फ्लो बन जाएगा, अगर पैसे की बात नहीं आई तो वो रियल फ्लो होगा, दैट्स इट, और कुछ समझना ही नहीं है। ठीक है, अब मैं इसे डेफिनेशन पढ़ो। रियल फ्लो, फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज, सर्विसेज की बात हो रही है। ठीक है, फ्रॉम हाउसहोल्ड टू द फर्म्स एंड ऑफ गुड्स, गुड्स की बात हो रही है, गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म टू द हाउसहोल्ड।
इसको हम फिजिकल फ्लो भी बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल देखेंगे, ठहर जाओ। सिंपल भाषा में अगर गुड्स या सर्विसेज का फ्लो हो रहा है तो उसको हम रियल फ्लो या फिर फिजिकल फ्लो बोलेंगे। लेकिन अगर पेमेंट की बात हो रही है यानी पैसा, ठीक है, या फिर खर्चे की बात हो रही है यानी पैसा, तो उसको मनी फ्लो या फिर नॉमिनल फ्लो बोलेंगे। सिंपल बात हो गई, ठीक है। टिप क्या है, बस इतना देख लो कि पैसा इन्वॉल्व है या पैसा इन्वॉल्व नहीं है। मैंने तुमसे गुड्स ली हैं, तुमने मुझे गुड्स दी हैं, क्या पैसा आया? मैंने पैसे की बात ही नहीं करी, मैंने सामान लिया है, तुमने सामान दिया है, तुमने सर्विसेज दी है, मैंने सर्विसेज ली है, पैसे की बात नहीं हुई, तो ये रियल फ्लो, फिजिकल फ्लो है। मैंने तुम्हें खर्च गुड्स के बदले में पैसा दिया है, मनी फ्लो। मैंने तुम्हें तुम्हारी इनकम दी है, मनी फ्लो, ठीक है। तो पैसा आएगा तो मनी फ्लो, पैसा नहीं आया तो फिजिकल फ्लो या रियल फ्लो। मनी फ्लो को नॉमिनल फ्लो भी बोला जाता है, ठीक है। 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी अब देखते हैं, ठीक है। चलो 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी देखने से पहले मैं एक बार तुम्हें रियल फ्लो, मनी फ्लो ही दिखा देती हूँ, क्योंकि हम उसी की बात यहाँ कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे नीचे मेरे पास 2 तरीके के रियल फ्लो हैं और ऊपर मेरे पास 2 तरीके के मनी फ्लो हैं। ये पूरे का पूरा मेरा 2 सेक्टर इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम 2 सेक्टर इकोनॉमी में कैसा होगा उसकी हमने यहाँ पे बात करी है, ठीक है। 2 सेक्टर का मतलब है कि मेरे पास एक साइड पे बिजनेस फर्म्स हैं और दूसरी साइड पे मेरे पास हाउस होल्ड है। मेरे पास एक साइड पे बिजनेस फर्म्स हैं, दूसरी साइड पे मेरे पास हाउस होल्ड है। बिजनेस फर्म्स ये चाहती हैं कि प्लीज मेरे पास आओ, मेरे पास आके काम करो और काम करने के बदले में अपना पैसा, अपनी इनकम मेरे से लेकर जाओ। तो बिजनेस फर्म्स क्या कहती हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यानी लैंड को, लेबर को, कैपिटल को और एंटरप्रेन्योर को ये बोलती हैं कि कम एंड वर्क फॉर मी, बदले में मैं तुम्हें तुम्हारी इनकम दे दूंगा। अरे अगर लोग आके तुम्हारे पास काम करेंगे, लोग काम क्यों करेंगे? लोग काम क्यों करेंगे? ताकि ये लोग अपनी कुछ गुड्स एंड सर्विसेज बना सके। मतलब ये काम क्यों करवा रहे हैं, सॉरी, हम ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये लोग क्यों लोगों से काम करवा रहे हैं? ये काम इसलिए करवा रहे हैं ताकि ये कुछ गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस कर सकें। अगर प्रोड्यूस करेंगे तो बेचेंगे भी। तो जब ये गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर लेते हैं तो बाजार में जाके उन सर्विसेज को, उन गुड्स को बेचते हैं और बदले में पैसा कमाते हैं। तो बिजनेस फर्म्स क्या करती हैं? बिजनेस फर्म्स 2 काम करती हैं। पहला काम ये करती हैं कि ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से काम करवाती हैं और बदले में उनको पैसा देती हैं। दूसरा काम ये करती हैं कि ये जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनको बाजार में जाके सेल ऑफ करती हैं और बदले में खुद पैसा कमाती हैं। बदले में खुद पैसा कमाती हैं। हो गई, सही बात हो गई, ठीक है। तो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से काम करवाती हैं और उनको इनकम डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, उनको इनकम डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। और दूसरी चीज, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बनाई हैं इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने, इनके पास आकर उन गुड्स एंड सर्विसेज को ये बाजार में जाकर बेचते हैं और बदले में पैसा कमाते हैं। हाउस होल्ड क्या करता है? हाउस होल्ड क्या करता है? हाउस होल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट बनता है। जो लैंड है वो किसका है? हाउस होल्ड्स का है। लेबर में कौन लोग काम कर रहे हैं? ये लोग काम कर रहे हैं। कैपिटल, पैसा किसने दिया? इन्होंने दिया। एंटरप्रेन्योर कहां से आते हैं? यहीं से आते हैं। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ये लोग होते हैं और ये लोग एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन काम करके पैसा कमाते हैं, इनकम कमाते हैं। पैसा क्यों कमाते हैं? पैसा इसलिए कमाते हैं ताकि खर्चा कर सके, ताकि अपना घर चला सके, बच्चों का खर्चा उठा सके, माँ बाप का खर्चा उठा सके, ठीक है ना। और वो खर्चा किस चीज पे करते हैं? खर्चा करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज पे। कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज? जो यहाँ पर बनाई गई थी, जो इन्होंने बेची थी। तो समझ रहे हो ये दोनों आपस में कितने कनेक्टेड हैं? तुम समझ रहे हो ये आपस में कितने कनेक्टेड हैं? ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस कर क्या रहा है? इनसे काम करवा रहा है बिजनेस। ये लोग आके काम करते हैं, बिजनेस इनको पैसा देता है। ये लोग बिजनेस के पास आके काम करते हैं, बिजनेस इनको पैसा देता है। उस पैसे को ये लोग खर्चा करके यहाँ पर दे देते हैं वापस बिजनेस को, और बिजनेस इनको वही गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके दे देता है जो इन्होंने खुद ही बनाई हैं। समझ रहे हो? ये आके काम करते हैं, गुड्स एंड सर्विस बनाते हैं और फिर उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद लेते हैं। तो पहले इन्होंने इनकम दी और फिर जब इन्होंने खर्चा किया तो खर्च करके पैसा वापस यहाँ आ गया। तो ये पूरा सर्कल चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। सामान बनता है, बनाने वाले ये हैं और बेचा भी इन्हीं को जाता है। पर वो कर कौन रहा है? ये सब कुछ बिजनेसेस कर रहे हैं।
टेक्निकली बिजनेस भी हम जैसे लोगों के ही होते हैं, पर उसको एक डिफरेंट हमें सेक्टर बनाना पड़ता है। अगर यहाँ पे कोई भी किसी को भी डाउट है तो तुम अभी के अभी कमेंट सेक्शन में जाके अपने डाउट्स पूछ सकते हो। आई विल श्योरली आंसर ऑल ऑफ योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पे हमारा डिस्कशन ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे भी आई आंसर ऑल द डाउट्स। ठीक हो गई बात? तो अब देखो क्या क्या हो रहा है। अब देखो क्या क्या हो रहा है। हमारे जो बिजनेस फर्म्स हैं, इनके पास जाके ये लोग क्या करते हैं, काम करते हैं, फैक्टर सर्विसेज अपनी देते हैं। कौन कौन सी? कैपिटल है, लेबर है, लैंड है, एंटरप्रेन्योर है। तो हाउस होल्ड बिजनेस के पास जाके काम करता है। क्या ये फ्री में काम करेंगे? ये फ्री में काम नहीं करेंगे। काम के बदले में इनको क्या मिलेगी? फैक्टर पेमेंट। तो फैक्टर सर्विस के बदले में फैक्टर पेमेंट, यानी कि लैंड को उसका रेंट मिलेगा, लेबर को उसकी वेजेस मिलेंगी, कैपिटल को उसका इंटरेस्ट मिलेगा और एंटरप्रेन्योर को उसका प्रॉफिट मिलेगा। फ्री में काम कोई करता ही नहीं है। अब काम के बदले में इन्होंने कुछ सामान बनवाया है, काम करवाया है, तो सामान भी बना होगा। तो जो सामान बना होगा वो गुड्स एंड सर्विसेज ये लोग बेचेंगे। किसको बेचेंगे? हाउस होल्ड्स को बेचेंगे। क्या फ्री में बेचेंगे? फ्री में नहीं बेचेंगे। हाउस होल्ड्स क्या करेंगे? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेंगे। हाउस होल्ड्स खर्चा करेंगे उन गुड्स एंड सर्विसेज पे जो ये लोग प्रोड्यूस करके दे रहे हैं। तो टेक्निकली इन्होंने इनकम दिया, उन्होंने इनकम को खर्च करके पैसा वापस यहीं दे दिया। फिर से सामान बना, फिर से इनकम आई, फिर से खर्चा हो गया, फिर से इनकम आई, फिर से खर्चा हो गया। ये चलता रहेगा, हमेशा के लिए ये साइकिल चलता रहेगा। ठीक है बात? तो ये है हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी। इसमें मनी फ्लो क्या है? जो फैक्टर पेमेंट करी गई, पैसा दिया गया, मनी फ्लो। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करा गया, फिर से पैसा खर्च किया गया, मनी फ्लो है। तो ये दोनों के दोनों मनी फ्लो है। रियल फ्लो क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज बेची गई, यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज दी गई, रियल फ्लो, फिजिकल फ्लो। और इन्होंने अपनी फैक्टर सर्विसेज दी थी, ये भी क्या है? रियल फ्लो है, फिजिकल फ्लो है। ठीक है, मनी को नॉमिनल फ्लो बोलते हैं। अज्यूम क्या किया है हमने? यहाँ पे मेजरली दो चीजें अज्यूम करी है कि हमारी सिर्फ टू सेक्टर इकोनॉमी है, बाकी के सेक्टर हमारी इकोनॉमी में नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। और यहाँ पे कोई सेविंग नहीं हो रही है। जितना पैसा कमाया जाता है सारा पैसा खर्च कर दिया जाता है। कोई सेविंग, कोई लीकेज हमारी इकोनॉमी में नहीं है। अगर इन्होंने 100 रुपए कमाए हैं तो ये 100 के 100 रुपए खर्च कर देंगे। ठीक है, 100 रुपए इधर आते, 100 रुपए इधर जाते, 100 रुपए इधर, 100 रुपए इधर। कोई सेविंग यहाँ पे नहीं हो रही है। ठीक है, अब देखते हैं कि मैम सिर्फ 2 सेक्टर हैं, पर बाकी के सेक्टर हैं कौन से? तो टोटल हमारी इकोनॉमी में 4 सेक्टर होते हैं, लेकिन हम अपनी पढ़ाई के लिए अज्यूम करते हैं कि हमारे पास सिर्फ 2 ही सेक्टर हैं। वो कौन से अज्यूम हम कर रहे थे? हाउस होल्ड फर्म्स। ये तो 2 प्रेजेंट हैं, पर 2 हम अज्यूम करते हैं कि एब्सेंट है। कौन से? गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर। तो हाउस होल्ड सेक्टर कौन होता है? जल्दी जल्दी मेरे साथ पढ़ो। हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है? ये लोग ओनर होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के और कंज्यूमर होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के। ये मैंने बता दिया ना, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अपनी फैक्टर सर्विस देते हैं, बदले में गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं। बिजनेस फर्म्स क्या करती हैं? ये फैक्टर सर्विसेज को हायर करती है हाउस होल्ड से। अब देखो ये वही चीज है जो हम अभी पढ़ के आए हैं। ये गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने के लिए हाउस होल्ड्स को हायर करती है, हाउस होल्ड्स को फैक्टर पेमेंट देती है, बदले में ये लोग गुड्स एंड सर्विसेज बेचते हैं और जो हाउस होल्ड है वो इनको बदले में खर्च करके पैसा देता है। ठीक है, गवर्नमेंट बीच में क्या रोल प्ले करती है? गवर्नमेंट बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस लगाती है, इन दोनों पर ही, हाउस होल्ड पर भी, फर्म्स पर भी। एंड बदले में गवर्नमेंट टैक्सेस लेती है, हाउस होल्ड से भी लेती है, फर्म से भी लेती है। लेकिन साथ ही साथ गवर्नमेंट क्या करती है? सब्सिडीज भी देती है बिजनेस फर्म्स को, ताकि वो सस्ते में सामान बना के बेच सकें। ठीक है, सब्सिडीज भी दी जाती हैं। लास्ट आता है मेरा फॉरेन सेक्टर। तो अगर आप इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करते हो गुड्स एंड सर्विसेज का दूसरे देशों के साथ, तो उसको हम फॉरेन सेक्टर में बोलते हैं। अगर आपकी इकोनॉमी में फॉरेन सेक्टर प्रेजेंट है, यानी आप इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसको ओपन इकोनॉमी बोला जाता है। जो इंपोर्ट भी कर रहा है, एक्सपोर्ट भी कर रहा है, उसको ओपन इकोनॉमी बोला जाता है। लेकिन अगर कोई इकोनॉमी ऐसी है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करती है, तो उसको क्लोज्ड इकोनॉमी बोला जाता है, कि वो इकोनॉमी बंद है, उसका बाहर के देशों के साथ कोई लेना देना नहीं है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करती है, तो उसको हम क्लोज्ड इकोनॉमी बोलते हैं।
ठीक हो गई बात। अब लास्टली बस एक छोटी सी चीज और पढ़ लेना कि लास्टली एक छोटी सी चीज हमारे पास और है, एक कंक्लूजन है मेरे पास कि हमने हमने यहाँ पे बोला कि कोई सेविंग नहीं हो रही, हमने बोला कोई सेविंग नहीं हो रही, ठीक है। इन्होंने फैक्टर सर्विसेज दी, इन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज दी, फैक्टर सर्विस के बदले में इन्होंने 100 रुपए की पेमेंट करी और इन्होंने 100 का 100 रुपए खर्च कर दिया। ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हमने बोला था। तो मेरा कंक्लूजन ही कहता है बेटा जी, कंक्लूजन ही कहता है कि जितना प्रोडक्शन हुआ सारे का सारा कंज्यूम हो गया। अगर उन्होंने 100 गुड्स बनाई थी तो 100 की 100 गुड्स मार्केट में सेल हो गई हैं, यानी कि जितना पेमेंट किया उतना ही फैक्टर इनकम हुआ। जितना फर्म्स ने फैक्टर पेमेंट किया, मतलब अगर फर्म ने 100 रुपए की पेमेंट करी है तो इनकम कितने की मिली? इनकम भी तो 100 रुपए की मिली होगी ना। मतलब सिंपल बात है, तुम मेरे बॉस हो, तुमने मेरी सैलरी दी मुझे 100 रुपए, तो तुमने पेमेंट करी 100 रुपए की और मेरी इनकम कितनी हुई? इनकम भी तो 100 रुपए हो गया अगर तुमने मुझे सैलरी 100 रुपए दी है। कैसी बातें करते हो यार तुम, ठीक है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू फैक्टर इनकम, यानी मेरा जितना इनकम हुआ था मैंने सारे का सारा खर्च कर दिया, मैंने घर में कुछ भी सेव करके नहीं रखा। जितना इनकम हुआ था मैंने सारे का सारा खर्च कर दिया। और रियल फ्लो जो है वो मनी फ्लो के बराबर है, रियल फ्लो जो है वो मनी फ्लो के बराबर है, ठीक है बात। तो ये सारी के सारे हमारे ओवरऑल कंक्लूजन है। ये कंक्लूजन इस चीज के ऊपर बेस्ड है कि हमारी कोई भी सेविंग्स, कोई भी लीकेज, इंजेक्शन कुछ भी इकोनॉमी में नहीं हो रहा है। बस इकोनॉमी में जो हमने दो वो पढ़े, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ टू सेक्टर, हमारे इकोनॉमी में बस उतना ही चल रहा है, उसके ऊपर बेस्ड है ये सारे के सारे कंक्लूजन, ठीक है। यहाँ पर हमारा पूरे का पूरा चैप्टर होता है खत्म। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। हम मिलने वाले हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। अगर कोई भी डाउट है तो कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। अगर कुछ अच्छा लगे तो वो जरूर मुझे बता के जाना कॉमेंट सेक्शन में ही, ठीक है। टेलीग्राम पे प्लीज जाके फॉलो करो क्योंकि वहां पे नोट्स भी मिलेंगे, डिस्कशन ग्रुप है जहाँ पे डाउट सॉल्विंग भी होती है, एंड व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो करना बिकॉज डेली एमसीक्यूज आते हैं। तो डेली जहां इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो उससे बेहतर है कि एमसीक्यू स्क्रॉल करो और आंसर करो और डेली थोड़ा थोड़ा और बेटर बन जाओ। तो अगर कुछ भी अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करो। थैंक यू, बाय बाय।